गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रही थी, जिसके लिए मुझे खेद है। आज हम लोग ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई विभिन्न आर्थिक नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उससे संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को इसके कारक के रूप में देखा समझा जा सकता है? स्टेटमेंट ए, रैयतों की तुलना में जमींदारों को अधिक सशक्त बनाना। स्टेटमेंट बी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों की अधिपति बनाना। स्टेटमेंट सी, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। एंड स्टेटमेंट डी, उपर्युक्त में से कोई भी कथन और प्रावधान सत्य नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी कथन और प्रावधान सत्य नहीं है। तो क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सी भू व्यवस्था लागू की गई, जिसके कारण कानूनी विवाद देखने को मिला। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका की कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी था, इसी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया, जिसे इस्तमरारी, जागीरदारी, विस्वेदारी, चिरस्थायी मालगुजारी तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है, इस व्यवस्था के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जमींदार कौन थे? कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो ये जमींदार छोटे पूंजीपति वर्ग थे, जिनके पास पूंजी था। इसे भद्र नवाब भी कहा जाता है। इन्हीं जमींदारों को, यानी छोटे पूंजीपतियों को, भूमि का स्वामी मान लिया गया। कब तक? तो जब तक ये सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा निर्धारित लगान को समय पर अदा करते रहते थे, तब तक ये भूमि का मालिक थे, स्वामी थे। अन्यथा इनकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व कितना था? तो इसके तहत कुल राजस्व का, कुल लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था तथा 1/11वां भाग जमींदार को अपने पास रखना होता था। लगान का कोई दर निश्चित नहीं था। साथ ही
आपको ध्यान में रखना है कि जमींदार पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसका फायदा उठा करके जमींदार लगान की ऊंची से ऊंची दर तय करते थे और किसानों से अधिक राजस्व की वसूली करते थे। क्यों? क्योंकि जब ये अधिक से अधिक राजस्व वसूली करेंगे तभी तो इनका 1/11वां भाग बढ़ेगा, यानी ये अपने फायदे के लिए अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करते थे, जिसके कारण किसानों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया। यही नहीं, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों और किसानों के बीच एक बड़ा बिचौलिया वर्ग भी था। धीरे धीरे ये जमींदार एक शोषक वर्ग बन गया और किसानों की स्थिति लगान चुकाते चुकाते दुर्दयनीय हो गई, यानी किसान नहीं रह गया, उनकी स्थिति रैयतों से मजदूर की होती चली गई। कभी कभी इन जमींदारों के द्वारा इतना शोषण किया जाता था कि समय पर लगान नहीं चुकाने की वजह से किसानों की भूमि छीन ली जाती थी, उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इस व्यवस्था के कारण ही बिहार के भागलपुर में दामन-ए-कोह का क्षेत्र, जो कि एक संथाल बहुल क्षेत्र है, संथालों ने अपने जमीन पर अपने पारंपरिक अधिकारों की मांग के लिए, रक्षा के लिए विद्रोह कर दिया। कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 1855 में। और कहाँ? तो बिहार के संथाल बहुल क्षेत्र, जो कि भागलपुर में दामन-ए-कोह का क्षेत्र था। ओके, ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था था, यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 19% भाग पर था। आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास का उत्तरी क्षेत्र। एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था का जनक कौन था, इस व्यवस्था को लागू किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। आइए बात करते हैं कि इस व्यवस्था की योजना किसने बनाई, तो आपको ध्यान में रखना है इस व्यवस्था की योजना जॉन शोर के द्वारा बनाई गई। आपको ध्यान में रखना है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत भूमि को चारागाह भूमि, पड़ती भूमि, अनुदान वाली भूमि यानी लगान रहित भूमि में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसलिए भी इस व्यवस्था के कारण विवाद देखने को मिला। इसलिए यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था के तहत कानूनी प्रक्रिया को अधिक सशक्त बनाया गया, जो कि गलत है। इस व्यवस्था के द्वारा कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद के कारण ही 1859 में रेंट अधिनियम तथा 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी किराएदारी अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस भू राजस्व व्यवस्था से दुष्प्रभाव के तौर पर दो स्पष्ट वर्ग देखने को मिला। एक शोषक वर्ग जो कि जमींदार था और दूसरा शोषित वर्ग जो कि कृषकों का वर्ग था। आपको ध्यान में रखना है। अतः हम कह सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस भू व्यवस्था से उत्पन्न
विवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उस विवाद का कारक के रूप में इन तीनों प्रावधानों को नहीं रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव हेतु। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय हितों के दमन हेतु। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जाने वाली तरजीह हेतु। ऑप्शन नंबर डी, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष रियायतों हेतु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष रियायतों हेतु इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यानी ब्रिटेन से भारत में आयातित वस्तुओं पर जो छूट दी जाती थी, रियायत दी जाती थी, उसके लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर बहुत कम नाम मात्र का नहीं के बराबर शुल्क लगाया जाता था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का एक महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि ऑब्लिक निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? ए, लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण हेतु प्रयोग की जाने वाली निधियां। बी, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन व पेंशन हेतु प्रयुक्त निधियां। सी, भारत के बाहर हुए युद्धों में अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त निधियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल ए एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, दोनों कथन सत्य है। इस प्रश्न को भी आईएएस के एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। आइए अब जानते हैं होम चार्जेज गृह शुल्क के तहत किन किन मदों को शामिल किया जाता है। होम चार्जेज गृह शुल्क से क्या तात्पर्य? तो इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के द्वारा भारत सरकार की ओर से की जाने वाली संपूर्ण व्यय को होम चार्जेज के तहत शामिल किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। यह होम चार्जेज गृह शुल्क भी भारत से धन के बहिर्गमन का, अपवहन का एक माध्यम था। आपको ध्यान में रखना है। इस होम चार्जेज के तहत भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर ब्याज को शामिल किया। रेल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा अपने फायदे के लिए लगाई गई, लेकिन रेल पर जो पूंजी लगाई गई उस पूंजी पर ब्याज भारतीयों से लिया गया। देखिए ये अंग्रेज कितना दिमाग का तेज था। भारत के कारण इंग्लैंड में दी जाने वाली नागरिक और सैनिक शुल्क, भारत को दी जाने वाली सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय यानी सारा खर्च, यूरोपीय अधिकारियों को दी जाने वाली वेतन, भत्ते एवं पेंशन,
यूरोपीय अधिकारी जो कि भारत में कार्यरत थे, उनको दी जाने वाली वेतन, भत्ते एवं पेंशन को इस गृह शुल्क में शामिल किया जाता था। और भारत से बाहर होने वाले युद्ध में जिस निधि का प्रयोग किया जाता था, यानी जो व्यय किया जाता था, उसको गृह शुल्क में शामिल नहीं किया जाता था। आपको ध्यान में रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज से अल्टरनेट डे पे एक दिन करेंट, दूसरे दिन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट, शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें और मेरी इस क्लास को का फायदा उन स्टूडेंट्स को भी दे जो इनसे अनभिज्ञ हैं। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें।